वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर और ये हमारी पॉलिटिकल साइंस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है। तो चैप्टर नंबर 3 है वो आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, तो वी विल बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर 4 दैट इज अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। द वर्ड विच इज रिटन अल्टरनेटिव, why it is written, because in the last chapter we read about the unipolar world which was there in the cold war era, right? कोल्ड वॉर एरा में यूनिपोलर वर्ल्ड था। उसके बाद क्या हुआ था, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था, टूट गया था। उसके बाद हमारे यूएसए एक अकेला सुपर पावर बचा था। बाद में कुछ नेशंस जो थे राइज कर रहे थे, इंडिया जैसे, जापान जैसे, चाइना जैसे। तो बाद में कुछ और सेंटर्स ऑफ द पावर बने होंगे, राइट? सिर्फ यूएसए नहीं हर एक चीज़ को अपने डोमिनेंस में नहीं रखा होगा। तो ये चैप्टर हमें बताएगा व्हाट आर द अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर विच केम आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के टूटने के बाद कौन कौन वहाँ पर आए, राइट? सबसे पहला पॉइंट आता है यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन क्या है आपको पता है? यूरोप क्या है? कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट है जैसे हमारे पास इंडिया है, इंडिया में अलग अलग स्टेट्स होती हैं, राइट? वैसे ही यूरोपियन यूनियन क्या है? अलग अलग कंट्रीज़ का पूरा नेशनों का मिलजुल कर बनाया हुआ एक ग्रुपिंग है। जैसे यूनाइटेड नेशन है पूरे वर्ल्ड के लिए, वैसे यूरोपियन यूनियन है सिर्फ यूरोप कॉन्टिनेंट के लिए, राइट? इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले तो ये यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है हमारे सामने, जो ये ब्लू कलर के अंदर आपको दिखा रहा है। अराउंड 12 स्टार्स इसके अंदर हैं टोटल। आप देखोगे तो देर आर 12 स्टार्स इन द फ्लैग ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड दीज गोल्डन ईच स्टार इज स्टैंड फॉर सोलिडेरिटी एंड हारमनी बिटवीन द पीपल ऑफ यूरोप। मतलब यूरोप के लोगों के बीच में हारमनी और सोलिडेरिटी, भाईचारे को ये दिखाता है। और ये जो 12 स्टार्स है टोटल 12 दिखाता है, इट इज़ अ सिंबल ऑफ परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी। तो ये कंप्लीटनेस का एक तरीके से पूरा शोकेस करते हैं 12 स्टार्स हमें। अब हम देखते हैं यूरोपियन यूनियन में नेशंस कौन से हैं। तो जो भी आप देखोगे ये पिंक कलर में जो नेशंस हैं ये ऑलरेडी वो नेशंस हैं जो पहले यूरोपियन यूनियन में थे। मतलब इन्होंने नेटो को ज्वाइन किया था यूएसए के साथ, तो साथ साथ इन्होंने ईयू की जो ग्रुपिंग है उसको भी ज्वाइन कर लिया था। लेकिन आपको पता है कि कुछ टाइम बाद जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो ये नेशंस जो ऑलरेडी यूएसएसआर के अंदर थे वो कहीं पर तो उन्हें जाना था ना, कोई तो ग्रुपिंग उन्हें ज्वाइन करनी थी अपने डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अब उनकी जो हैंड होल्डिंग करता है यूएसएसआर वो ख़त्म हो चुका था। तो उन्होंने क्या चूज़ किया दैट दे विल ज्वाइन द ईयू, यूरोपियन यूनियन, जो कि क्या करेगा उनकी डेवलपमेंट में उनको हेल्प करेगा, चाहे वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या सोशल डेवलपमेंट हो, राइट? तो ये मैप आपका है यूरोपियन यूनियंस का। ये सारे नेशंस, ग्रीस, साइप्रस, ये सभी किस में आते हैं? यूरोपियन यूनियन में आते हैं, राइट? सो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर 1945 वो एडेड बाय द कोल्ड वॉर। मतलब कि पहले कोल्ड वॉर चल रही थी, उसके बाद 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ तो बहुत सारे नेशन जो थे, बहुत सारे नेशन आज़ाद हुए थे। तो वो भी अलग अलग पूरे इस एरिना में आ गए थे, यूरोप में आ गए थे। तो उनको भी उनका एक साथ मिलाकर रखने के लिए वहाँ पर क्या हुआ था, सबसे पहले एक मार्शल प्लान रखा गया था। ये किसने रखा था? यूएस ने। मार्शल प्लान क्या था? मार्शल प्लान ये था कि द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन was established, OEEC was established 1948। मार्शल प्लान के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई थी जिसका नाम था OEEC, और इसके फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, राइट? ये कब आ गया था? 1948 में ये कोऑपरेशन बनकर रेडी हो गई थी। ये सबसे पहले आई थी, तो it became a forum where the Western European states began to cooperate on trade and economic issues। सबसे पहले जब ये आया था तो इसका क्या मोटिव था? टू कोऑपरेट ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक इश्यूज, राइट? उसके बाद क्या हुआ? द काउंसिल ऑफ यूरोप एस्टेब्लिश्ड इन 1949। एक और नई बॉडी बन गई, काउंसिल ऑफ यूरोप। इसका काम क्या था? इसका काम था
पॉलिटिकल कोऑपरेशन में काम करना। तो ये हम चीज़ें पढ़ रहे हैं ये यूरोपियन यूनियन बनने से पहले की चीज़ें हैं। पहले भी कुछ हुआ होगा, अलग अलग बॉडीज़ बने होंगी, बाद में जाकर वो सब मिलकर यूरोपियन यूनियन बन जाते हैं। हमने देखा कि 1948 में OEEC बना और 1949 में पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए उन्होंने क्या बनाया ना, काउंसिल ऑफ यूरोप, राइट। उसके बाद क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इन 1957। फिर से एक और नया ग्रुपिंग बना जिसका नाम क्या था, इकोनॉमिक यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ये मेनली किसके लिए फोकस कर रहा था, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, ट्रेड के लिए, पैसे के लिए, राइट। तो ये भी सामने आया। अब हम क्या देखेंगे बाद में आगे जाके क्या होता है कि द कोलैप्स ऑफ द सोवियत ब्लॉक, जब USSR डिसइंटीग्रेट हो गया, वहाँ पर टूट गया, इट रिजल्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। फाइनली जो ईस्टर्न यूरोपियन के स्टेट्स थे जो पहले USSR के साथ मिले हुए थे, वो वहाँ से जब आज़ाद हुए, उनके पास कोई उनकी देख रेख वाला नहीं बचा था, तो वो भी सामने आए और इन सभी जो काउंसिल्स बनी थी उनमें आकर वो अपनी एस्टेब्लिशमेंट के लिए, उनके सीट्स के लिए वो डिमांड करने लगे। तो बाद में 1992 में जाकर EU, जिसको हम यूरोपियन यूनियन बोलते हैं, वो बनकर तैयार हुआ। और इसका मेन क्या था, क्यों बनाया गया था, मेन इसका फाउंडेशन जो गोल था वो क्या था, फॉर अ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, पॉइंट नंबर 1, कोऑपरेशन ऑफ जस्टिस एंड होम अफेयर्स एंड क्रिएशन ऑफ अ सिंगल करेंसी, राइट। पॉइंट नंबर 1 क्या है, फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी कॉमन रखेंगे। अगर आप यूरोप में जाते हो तो वो वहाँ पर आपको एक नेशन से दूसरे नेशन में जाने के लिए बार बार वीज़ा नहीं लेना पड़ता। तो क्या है, कॉमन फॉरेन है। और दूसरा सिक्योरिटी क्या है कि सब एक दूसरे की सिक्योरिटी में हेल्प करेंगे। सेकंड पॉइंट है कोऑपरेशन ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर्स। अब आप देखोगे EU का एक पार्लियामेंट हो, जैसे इंडिया के अंदर एक पार्लियामेंट है, वैसे यूरोपियन यूनियन का भी एक पार्लियामेंट है, जहाँ अलग अलग जो नेशंस हैं उनके लीडर आते हैं, वहाँ पर मिलकर बैठकर एक लॉज बनाते हैं पूरे यूरोप के लिए, राइट। तो वो भी एक क्या है, कॉमन जस्टिस एंड होम अफेयर। और थर्ड है क्रिएशन ऑफ अ सिंगल करेंसी। अब आप देखोगे एक करेंसी है यूरो, ये क्या है, पूरे यूरोप में ये चलती है, बाकी के नेशन की अलग अलग हो सकती है। ब्रिटेन में आप देखो, ब्रिटेन में पाउंड्स जो होते हैं वो चलते हैं, लेकिन एक सिंगल करेंसी बना दी गई जिसका नाम क्या था, यूरो। और वो कहाँ पर चलती है, पूरे यूरोप में वो चलती है, राइट। द यूरोपियन इवॉल्व्ड ओवर द टाइम, ये क्या करें, काफ़ी टाइम से ये इवॉल्व भी होता हुआ आ रहा है। सबसे पहले जब ये स्टार्ट हुआ था, द EU हैज़ स्टार्टेड टू एक्ट मोर एज अ नेशन स्टेट। पहले वो एक तरीके से सिर्फ एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की तरह बना था, लेकिन नाउ इट हैज़ टर्न्ड इनटू अ नेशन स्टेट। नेशन स्टेट मतलब एक पूरी की पूरी जो हमारा नेशन है, कंट्री है, उसकी तरह ये काम करने लगा, राइट। While the attempts to have a constitution for the EU have failed, it has own flag। अब क्या बोल रहे हैं कि EU का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन तो अभी नहीं बन पाया, बट इट हैज़ ओन फ्लैग, खुद का उनका फ्लैग है, उनके पास एक खुद का नेशनल एंथम भी है जो कि पूरे यूरोप के लिए है। और फाउंडिंग डेट जब वो बना था, उनकी खुद की करेंसी, राइट। और वो कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी उस सब पर काम करते हैं जो हमने अभी अभी पढ़ा था, राइट। अब हम उसके बाद देखेंगे कि EU का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं चैप्टर में। अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर में EU ही सबसे पहले हमने क्यों पढ़ा, USA इतना स्ट्रॉन्ग है, उसके सामने EU कहाँ स्टैंड करता है, अब हम वो देखते हैं, राइट। EU हैज़ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस, मतलब 4 सब हेड्स इन्होंने हमें बता दिए। कौन से, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री। इसके 4 मेन पॉइंट्स हमें पता चल गए हैं। अब हम आगे जाके इनको डिटेल्स में देखें। अगर क्वेश्चन आता है आपके पास, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ EU ऑफ यूरोपियन यूनियन इन कंटेम्पररी वर्ल्ड, तो वहाँ से हमें ये 4 सब हेड मिल जाएंगे। ये चारों सब हेड में हम पॉइंट्स लिखेंगे तो हमारा 4 मार्कर या फिर 5 मार्कर भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है। और अगर 2 मार्कर आता है तो नॉर्मल इन 4 पॉइंट्स को एक लाइन में एक्सप्लेन करके भी हम कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक देखेंगे। इट इज़ द बिगेस्ट इकोनॉमी विद GDP ऑफ मोर देन 12 ट्रिलियन इन 2005, स्लाइटली लार्जर दैट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो अब इस बुक में दिया हुआ है कि ये सबसे पहले नंबर 1 पे था, लेकिन जो नई बुक्स आई हैं उसमें है कि EU जो था 2nd नंबर पर वर्ल्ड इकोनॉमी में आता है, राइट। मतलब
यूएसए एज अ कंट्री जो है वो एक जीडीपी में सबसे नंबर 1 पर है और ईयू नंबर 2 पर है। बट आपको याद रखना पड़ेगा ईयू इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, वो पूरी कंट्री नहीं है, कंट्री नहीं है वो ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम एज ऑर्गेनाइजेशन देखें तो वो सेकंड नंबर पे स्टैंड करता है, राइट। इसके बाद क्या है, द करेंसी यूरो हैज़ पोज अ थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ द यूएस डॉलर। क्या बोल रहे हैं कि ईयू की जो यूरो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेंसी है, इवन द यूएस का जो डॉलर है उसको भी वो थोड़ा थ्रेट पहुंचा रहे हैं अपनी पावर को लेकर, राइट। शेयर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज़ 3 टाइम्स लार्जर देन दैट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। क्या बोल रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स जितना ट्रेड करता है उससे वो 3 टाइम ज़्यादा ट्रेड करते हैं। ये पॉइंट सभी इकोनॉमिक पॉइंट के आ रहे हैं। अगर आप ये पॉइंट्स लिखेंगे तो इसमें आप स्पेशली ये पॉइंट्स मेंशन करोगे तो आपका पूरा पॉलिटिकल साइंस का आंसर रेडी हो जाएगा। सिर्फ आपको यही नहीं लिखना है कि दे आर रियली स्ट्रॉन्ग इन एनी इकोनॉमिक क्राइटेरिया, दे इन पॉलिटिकल क्राइटेरिया। नो, यू हैव टू गिव सम वैलिड पॉइंट्स, राइट। तो आप ये सब पॉइंट वहाँ पर लिखेंगे। इट्स इकोनॉमिक पावर गिव्स इज इन्फ्लुएंस ओवर इट्स क्लोजेस्ट नेबर्स एज वेल एज एशिया एंड अफ्रीका। क्या बोल रहे हैं, इसकी इकोनॉमिक पावर जो है वो इसका इन्फ्लुएंस किस पर डालती है, उसके नेबर्स पर। नेबर्स कौन है, जो रशिया है वो भी, जो अफ्रीकन नेशंस हैं वो भी, एशियन नेशंस हैं वो भी, और सी के पार वाले यूएसए और नॉर्दर्न अमेरिका वाले नेशंस वो भी। तो सब पर वो अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं, राइट। और दूसरा उन्होंने क्या बोला कि इसी इकोनॉमिक पावर की वजह से वो क्या करते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में भी अपना काफ़ी सिग्निफिकेंस रखते हैं, राइट। अब हम पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, डिप्लोमेटिक पावर क्या है। डिप्लोमेटिक पावर क्या होती है, जब दो नेशंस आपस में फॉरेन पॉलिसी मैटर्स पर या इंटरनल मैटर्स पर मिलकर बात करते हैं, वहाँ पर उनको बोलते हैं डिप्लोमेटिक मीट्स, राइट। तो उसमें भी उनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपर हैंड है। कैसे हम देखते हैं कि जब 2 मेंबर्स ऑफ EU, कौन से 2 मेंबर, वन इज़ ब्रिटेन एंड सेकंड इज़ फ्रांस, ये दोनों क्या हैं, P5 के मेंबर्स हैं। P5 कौन से कंट्रीज़ हैं, जो परमानेंट 5 कंट्रीज़ हैं UNO यानी कि UNSC के परमानेंट मेंबर्स में से। UNSC क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपको पता है नॉर्मली अराउंड 5 परमानेंट हैं और नॉन परमानेंट 10 होते हैं। ये चेंज नहीं होते और ये क्या होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं हर 2 साल में, राइट। तो उन 5 में से 2 जो मेंबर्स हैं वो EU के हैं, तो ये भी एक काफ़ी उनका स्ट्रॉन्ग हैंड होल्ड है, राइट। तो एक तरीके से वो पूरा UN में जाकर कोई UNSC में डिसीजन जाते हैं तो उसको पूरा अपने पलट फेर कर सकते हैं, अपने हित में कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 5 में से 2 नेशन उनके पास ऑलरेडी हैं, राइट। और जो नॉन परमानेंट है 10 मेंबर्स, उनकी भी रोटेशन से बारी आती रहती है। तो कुछ ना कुछ इसमें से 2-3 जो स्टेट्स होते हैं वो यूरोप के रहते हैं, तो वहाँ पर भी उनका डोमिनेंस हो जाता है, राइट। This has enabled the EU to influence over some US policies such as the current US position on Iran's nuclear program। तो क्या कह रहे हैं, इवन जो US है उसको भी वो इन्फ्लुएंस करने में काफ़ी उनको इस पावर में मदद किया है। और US का ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम था, उसको भी उन्होंने उसमें चेंज करने की कोशिश करी है। ईरान्स न्यूक्लियर प्लान क्या था कि USA ने क्या बोला था कि विदाउट एनी जो उनको सबूत होते हैं उनके बिना ही वो जाकर क्या कर रहे थे, वहाँ पर अटैक कर रहे थे, हर चीज़ उनकी ख़राब कर रहे थे। तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं, जब तक आपके पास कोई सबूत नहीं है आप ऐसे सिर्फ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के नाम पर एक पूरी की पूरी कंट्री को ख़राब नहीं कर दोगे, पूरा उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर दोगे, राइट। तो ये भी है। थर्ड इज डिप्लोमेटिक पावर में क्या बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, नेगोशिएशन एंड द कोर्जन मिलिट्री फोर्स दैट हैज़ बीन इफेक्ट इन द केस, राइट। तो क्या बोल रहे हैं कि चाइना के साथ भी कुछ इश्यूज़ हैं। चाइना के मेन इश्यूज़ क्या हैं, एक तो चाइना ह्यूमन राइट्स वायलेशंस में हमेशा चाइना आगे रहा है। मतलब क्या, जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, एक नॉर्मल आदमी जो जीने के लायक उसके राइट्स हैं, उनको हम बोलते हैं ह्यूमन राइट्स। ये हमें यूनाइटेड नेशंस ने बताया हुआ है उसके ह्यूमन राइट्स काउंसिल में आके, राइट। तो ह्यूमन राइट चाइना वाले क्या करते हैं, उनके ह्यूमन राइट्स नहीं देते हैं। ह्यूमन राइट्स में क्या होगा कि अगर 24 घंटे उसमें से वो 16 घंटे 18 घंटे मजदूरों से काम करवाते हैं, उनको फिर ऐसी जगह सोने को भेजा जाता है कि जहाँ पर जो एक तरीके से जानवरों को भी नहीं रखा जाता, राइट। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन।
चाइना क्या बोलता है, हमें बस डेवलपमेंट करनी है, हमें कोई मतलब नहीं है कि एनवायरनमेंट ठीक हो रहा है या ख़राब हो रहा है, हमें बस अपनी डेवलपमेंट से मतलब है। तो इन मुद्दों पर भी EU चाइना के ऊपर थोड़ा अपना डोमिनेंस दिखाने में कामयाब हुआ, राइट। थर्ड पॉइंट इज़ मिलिट्री, जो हमने पढ़ा था। अब मिलिट्री में क्या होगा, इतने सारे नेशंस की कंबाइंड आर्म्ड फोर्सेस है, सो इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो फर्स्ट वन पे तो USA होगा, तो सेकंड लार्जेस्ट कौन सी है, EU इन द वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में। द 2 EU मेंबर्स कौन से, ब्रिटेन एंड फ्रांस, वहीं जो परमानेंट 5 में थे, इनके पास क्या है, न्यूक्लियर आर्सेनल्स भी हैं। मतलब जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह होते हैं, इनके 2 मेन जो परमानेंट 5 के मेंबर्स, उनके पास न्यूक्लियर बम्स भी हैं। तो इस क्राइटेरिया में भी वो क्या है, काफ़ी आगे हैं। और दूसरा, सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी ये काफ़ी आगे हैं, राइट। As a supranational organization, EU is able to intervene in economic, political, and social areas, but in many areas, its member states in their own foreign relation, defense policy, they are often at odds with each other. अब इस पैराग्राफ में उन्होंने बताया है कि मेनली EU इतना अच्छा ग्रो कर रहा है, बट EU के अंदर के भी जो नेशंस है वो आपस में भी उनके कहीं कहीं किसी पॉइंट पर रिलेशंस खराब है। जैसे कि उन्होंने बताया ब्रिटेन का फ्रांस और जर्मनी के साथ, या फिर डेनमार्क का स्वीडन के साथ। तो ये वाले इन्होंने एग्जांपल दिए हुए हैं, तो ये इतने रेलेवेंट नहीं है। मेन इससे जो पॉइंट बनता है, क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ EU इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, या फिर इसको लैंग्वेज चेंज करके बोल सकते हैं, टू टैकल द US डोमिनेंस, कि US डोमिनेंस को कम करने में कैसे हेल्प करता है, ये टू टैकल द चाइनाज डोमिनेंस, ऐसे करके कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स इसमें सारे के सारे मेनली सेम ही रहेंगे, राइट। अब नीचे चलते हैं। देन वी कम टू द आसियान। अच्छा, ये कार्टून देख लेते हैं। द कार्टून अपीयर्ड इन 2003 when the European Union's initiative to draft a common constitution failed. Why does the cartoon use the image? तो क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने 2003 में एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात करी गई थी, राइट। और वो उस टाइम पे क्या हो गया था, फेल हो गया था। तो उन्होंने क्या दिखाया कि ये अलग अलग एक पूरी शिप है, ये EU का इस पे साइन बना हुआ है कि ये EU है, सेल करते हुए जा रहा है, लेकिन इसके बीच में कुछ अड़चनें आ गई, राइट। ये अलग अलग मेंबर्स स्टेट्स भी हो सकती हैं, या कोई लीडर्स भी हो सकते हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अपना जो कंसेंट था वो नहीं दिया था, राइट। तो चलो अब हम चलते हैं आसियान पे। आसियान अब सेकंड जो ऑर्गेनाइजेशन हमारी वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दैट इज़ आसियान। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि साउथ ईस्ट एशिया में कंट्रीज़ कौन सी आएंगी, राइट। तो ये हमारा, अगर आप इंडिया के मैप को थोड़ा राइट में जूम करोगे, ईस्ट में आओगे, तो ये है, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा चाइना है, ये बाकी के सारे ईस्टर्न नेशंस हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसमें हम इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड और सिंगापुर, ये सब नेशंस आते, राइट। तो ये किसका पार्ट है, साउथ ईस्ट एशिया का ये लोग पार्ट है, राइट। तो जैसे आपने देखा कि जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई थी, तो उनकी सीरीज़ 2 ग्रुपिंग्स बन चुकी थी, USA की अलग, USSR की अलग, एक अलग से नेम भी आ गया था, जो कि इंडिया के जो लीडर थे, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी 5 लीडर्स के साथ मिलकर ये बनाया था। तो आसियान के जो नेशंस थे उनमें क्या इशू है कि वो एक तो स्मॉलर इन जियोग्राफी, काफ़ी छोटे नेशंस, राइट। दूसरा उनका क्या है, सिमिलर कल्चर, उनका कल्चर भी लगभग सिमिलर है। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम लोग साथ में मिलकर आते हैं और एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जिसमें हम एक दूसरे को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, एक दूसरे को हम प्रोस्पेरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, इकोनॉमिक एक दूसरे को हम मदद कर सकते हैं, राइट। तो ये सामने आता है। अब हम देखेंगे कि इसमें एक MCQ क्वेश्चन बन सकता है, बांडुंग कॉन्फ्रेंस एंड द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। सो MCQ में आ सकता है, बांडुंग कॉन्फ्रेंस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, नेम, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, राइट। तो ये आपका 1 मार्कर में MCQ में आ सकता है। तो सेम सिमिलर आसियान से भी होगा, जब आसियान से क्या था, बैंकॉक डिक्लेरेशन,
लेट मी यूज दिस पेन। बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन में क्या हुआ था? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आसियान। आसियान का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1967 में इन बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो सबसे पहले सिर्फ में 5 नेशंस थे। कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ये इनके मेन जो 5 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था। और उनका प्राइमरी गोल क्या था? टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल प्रोग्रेस। प्राइमरी गोल क्या था? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल प्रोग्रेस। एंड स्टूडेंट्स, डू यू नीड दिस मार्क्ड अप PDF जो मैं बुक में मार्किंग कर रहा हूँ? अगर आपको ये चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना। आई विल शेयर देम इन द टेलीग्राम ग्रुप। उसी ग्रुप में जहाँ पे मैं बाकी नोट्स डालूंगा वहीं पे मैं डाल दूंगा, राइट। तो उन्होंने क्या बोला? और एक सेकेंडरी गोल भी था। प्राइमरी गोल मतलब जो मेन फोकस गोल था, और सेकेंडरी गोल मतलब जो इतना फोकस में नहीं था लेकिन ये भी एक गोल था, ठीक है। सेकेंडरी है। ऑब्जेक्टिव वर टू प्रमोट द रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। पीस एंड स्टेबिलिटी मतलब वहाँ पर स्टेबिलिटी बनी रहे, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई वॉर वहाँ पर ना हो, राइट। और फिर बाद में ब्रुनई जैसा नेशन, दारुसलाम, वियतनाम, लाओ, म्यांमार, कंबोडिया, इन सब नेशन ने भी ज्वाइन कर लिया। और आसियान में टोटल अब 5 + 5 कितने? 10 इनके मेंबर्स हो चुके हैं, राइट। अब क्या बोल रहे हैं कि आसियान नेशन में क्या था? विद सम ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। ये कंट्रीज़ क्या थी? फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड थी, जो कि USA और चाइना जैसी कंट्रीज़ की GDP को भी बीट कर रहा था आफ्टर इज एस्टेब्लिशमेंट, राइट। एंड 2003 आसियान मूव्ड अलोंग द पाथ ऑफ द EU। पहले वो क्या थे? नॉर्मली बेसिस उनका क्या था? कल्चर को प्रमोट करना, पीस को, इकोनॉमिक। लेकिन बाद में 2003 में इन्होंने क्या किया? EU से कुछ सीख ले ली। ये भी देखा देखी पे आ गए, राइट। तो 2003 में इन्होंने क्या किया? EU से सीख ली कि हमें भी एक ऐसी ग्रुपिंग बना लेनी चाहिए, राइट। तो उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने 3 पिलर्स बनाए। और जो ये आप देख रहे हो ये आसियान का फ्लैग है, राइट। इसको एक बार मैं जूम कर देता हूँ। ये ब्लू कलर में और बीच में रेड, और ये कुछ डमरू सा बना हुआ है। ये क्या बता रहा था? आसियान लोगो 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी राइस। ये पैडी राइस के 10 एक तरीके से डंडियाँ हैं। इट रिप्रेजेंट्स द 10 साउथ ईस्ट नेशन। जो 10 नेशन है उनको ये दिखाते हैं 10 डंडियाँ। बाउंड टुगेदर इन द फ्रेंडशिप एंड सोलिडेरिटी। कि ये फ्रेंडशिप में है, सोलिडेरिटी में है और एक तरीके से यूनिटी में रह रहे हैं, राइट। ये इनका जो फ्लैग है वो दिखाते हैं। तो हम देखते हैं 3 पिलर्स कौन से थे? सिक्योरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड सोशो कल्चर कम्युनिटी। अब मेन बात वही हो रही है, लेकिन उन्होंने क्या किया? इसको मोर फॉर्मलाइज कर दिया कि इस कम्युनिटी में क्या होगा? सिर्फ सिक्योरिटी की बात होगी। इस कम्युनिटी में क्या होगा? इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की बात होगी। और इस कम्युनिटी में क्या होगा? अपने कल्चर की, सोशली कम्युनिटी जो है उसको प्रोग्रेस की तरह उसको प्रमोट करने की हम बात करेंगे, राइट। तो अब देखते हैं कि जो उसका फर्स्ट पिलर है, अगर इसको मैं एक डायग्रामेटिकली दिखाऊं तो पिलर ऐसे बनेंगे। दीज आर द पिलर्स ऑफ आसियान। ये एक तरीके से आसियान की पूरी बिल्डिंग है और ये 3 पिलर्स पर टिका हुआ है। फर्स्ट कौन सा था? सिक्योरिटी कम्युनिटी, दूसरा इकोनॉमिक कम्युनिटी, सोशल एंड कल्चर कम्युनिटी। तो ऐसे भी आप इसको 3 पिलर्स में दिखा सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है आसियान के ऊपर तो आप इसको डायग्राम से ऐसे करके बना सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा आपको एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन डालेगा, राइट। तो हम जाते हैं सिक्योरिटी कम्युनिटी में। सिक्योरिटी कम्युनिटी क्या है? इट वॉज बेस्ड ऑन द कन्विक्शन दैट आउटस्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट शुड नॉट बी एस्केलेट। मतलब जितने भी डिस्प्यूट हो रहे थे वो आगे बढ़कर नहीं आएंगे। जितने भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो अपने ज़मीन को देके के ऊपर लड़ाइयाँ हो रही थी उसको हम ख़त्म कर देंगे। उन्होंने बहुत सारे एग्रीमेंट्स करे जिससे क्या होगा कि वो पीस बना के रखेंगे, न्यूट्रलिटी बना के रखेंगे और कोऑपरेशन बना के रखेंगे। उन्होंने फिर क्या बनाया? आसियान रीजनल फोरम 1994 में इस्टेब्लिश कर दिया, जो कि क्या करता था? पूरी सिक्योरिटी और इनकी फॉरेन पॉलिसी को देखता था। तो जो सिक्योरिटी कम्युनिटी का पिलर है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब आते हैं सेकंड पिलर पे। अब जो सेकंड पिलर था वो था हमारे इकोनॉमिक कम्युनिटी के ऊपर। हम क्या देखेंगे? आसियान स्टिल रिमेंबर्स इकोनॉमिक एसोसिएशन। मेनली तो ये इकोनॉमिक एसोसिएशन ही बना था कि इन्होंने क्या होता है कि स्मॉलर इकोनॉमी है
EU, US, जापान से अगर उसको हम कंपेयर करें, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी उनसे ज़्यादा बढ़कर हुई, राइट। आशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी आर टू क्रिएट अ कॉमन मार्केट एंड प्रोडक्शन बेस विद आशियन स्टेट्स। सबसे बड़ा इसका मोटिव क्या था, तो मेगा कॉमन मार्केट, एक मार्केट बना दे, हम यहाँ बना रहे हैं तो आपके वहाँ भी बेच पाएंगे, आप भी हमारे यहाँ बेच पाओगे, कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, ये सब ठीक है। द इकोनॉमिक कम्युनिटी वुड ऑल्सो लाइक टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग आशियान डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। जो पुराने सेटलमेंट में इशू हो रहे थे पैसे को लेकर, उसको भी ठीक करने के लिए बनाए गए। और मेन एक बात कही कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, फ्री ट्रेड एरियाज बनाए गए, जिससे क्या होगा, कोई टैक्स नहीं होगा, आप आके हमारे यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, राइट। अब थर्ड हम आते हैं जो कि है सोशियो एंड कल्चरल, राइट। द करंट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ आशियान स्पेशली इट्स इकोनॉमिक रिलेवेंस एज अ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर टू ग्रोइंग आशियान। तो अब ये बात करें कि बाकी सारे नेशन से वो बात कर रहे हैं अपनी ग्रोथ के लिए, राइट। इट इज़ ट्राइंग टू साइन FTA विद आशियान इटसेल्फ। आशियान में भी उन्होंने FTA किया, क्या था, फ्री ट्रेड एरिया या फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी इसको बोल सकते हैं। आशियान स्ट्रेंथ लाइज इन द पॉलिसी ऑफ इंटरेक्शन एंड कंसल्टेशन विद द मेंबर स्टेट। आपस में कंसल्टेशन करते हैं, सब कुछ ठीक रहे, खराब ना हो, राइट। इट इज़ ओनली रीजनल एसोसिएशन इन एशिया दैट प्रोवाइड्स अ पॉलिटिकल फोरम वेयर आशियन कंट्रीज, क्या कहते हैं, ओनली रीजनल एसोसिएशन है ये, कहाँ पे, एशिया में, जो कि पॉलिटिकली लोगों को बोलते हैं आके हमारे साथ डिस्कस करो चीज़ों को, सिक्योरिटी कंसर्न्स को डिस्कस करो, राइट। अब इसके बाद लास्ट जो टॉपिक है वो है चाइना का राइज एंड इंडिया एंड चाइना रिलेशंस। तो चाइना का राइज में एक छोटी सी समरी में समअप कर देता हूँ, आपको इतना ये पढ़ना नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे इंडिया एंड चाइना के रिलेशंस क्या रहे हैं, राइट। तो इंडिया चाइना का राइज जो है, हम देख पाएंगे कि इंडिया को हम उसके साथ में कंपैरिजन में रख के इसका राइज देखते हैं। इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस मिली, लेकिन चाइना को मिली थी 1949 में। इशू क्या था, चाइना में डेमोक्रेसी आ गई थी, लेकिन चाइना में क्या आई थी, एक तरीके से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहाँ पर आ गई थी, जो बोलने को तो एक तरीके से डेमोक्रेटिक है, लेकिन वो सिंगल पार्टी वहाँ पर गवर्नमेंट आई, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट बनी हुआ। तो उसकी वजह से क्या हुआ, सब कंट्रोल उनका किसके पास था, उनकी गवर्नमेंट के पास ही था। तो बाद में यहाँ पर भी मार्केट जो थी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, और यहाँ पर भी क्या थी, क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या, सिर्फ उस नेशन के लोग ही वहाँ पर ट्रेड करेंगे, चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे और कोई नहीं करेगा, राइट। लेकिन जब इंडिया को पता चला कि हमें अपने मार्केट को ओपन कर लेना चाहिए, और 1991 में जब हमने LPG रिफॉर्म्स लेके आए थे, LPG रिफॉर्म्स क्या थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स लेके आए थे। लेकिन जो चाइना था वो हमसे कहीं आगे था, वो अराउंड 1970s में, स्टार्टिंग में 72 में शायद, उन्होंने क्या किया, अपने मार्केट को ओपन कर दिया था। तो हमसे करीबन 20 साल पहले वो उन्होंने मार्केट को ओपन कर दिया। और उन्होंने क्या किया, हमने जो मार्केट ओपन की थी 1991 में, वो मजबूरी में की थी कि हमारा फॉरेन रिजर्व डिप्लीट हो गया था। लेकिन चाइना ने क्या किया था, 1949 से लेकर 1970s तक अपनी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, अपना जो एग्रीकल्चर है, उसको क्या किया था, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया था, उसको तैयार किया था, रेडी किया था रेडी फॉर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड मार्केट से उनको टक्कर लेने के लिए रेडी किया था। चाइना में सब कुछ चीज़ें बन रही थी उनकी फैक्ट्रीज़ में, इवन उसकी जो क्वालिटी थी वो कम होती थी क्वांटिटी से, लेकिन अपने क्वांटिटी से वो क्या कर रहे थे, पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से डोमिनेट करने लगे थे। और अराउंड 2001 में उसने WTO के अंदर स्वैग वाली एंट्री मारी। स्वैग वाली एंट्री मैंने क्यों बोला, क्योंकि WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो बोलता है कि पूरे वर्ल्ड में सब ट्रेड कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बिना बात के टैक्सेस ना लगाए जिसकी वजह से आप किसी एक कंट्री को रोकोगे, राइट। जब वो पूरी इतनी तैयारी के साथ WTO में गया तो उसको क्या मिल गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स मिल गए बहुत जगह के, बहुत सारे नेशंस के साथ। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मिले तो उसने क्या किया, अपने जो प्रोडक्ट्स थे उन पूरे नेशंस को भर दिया, फ्लड कर दिया। अभी भी तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन 4-5 साल पहले ही ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इतना फैला है, वरना उससे पहले दिवाली पे लाइट्स आती थी तो वो सारी क्या होती थी, मेड इन चाइना ही होती थी।
कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आती थी वो मेड इन चाइना होती, इंडिया में कुछ नहीं बनता था। अब ये चेंज आया है, हम थोड़ा जागरूक हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर ने भी मेक इन इंडिया बनाया तो हमें पता चला, राइट। तो एक उसके बाद क्या हुआ, चाइना एक तरीके से इतने इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ गया और आज क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमी की हम बात करें तो यूएसए नंबर 1 पे है और नंबर 2 पे कौन है, चाइना। और ये बोला जा रहा है, एस्टीमेट लगाया जा रहा है 2040 तक क्या कर लेगा चाइना, यूएसए को ओवरटेक करके नंबर 1 बन जाएगा। अब यहाँ पे आप ये कंफ्यूज मत होना कि सर आपने पहले बोला था यूएसए के बाद तो ईयू है, वो हमने क्या बात करी थी, एज अ ग्रुपिंग की बात करी थी, ये हमने क्या बात करी थी, एज अ ग्रुपिंग की बात करी थी, राइट। तो ऐसे लेकिन एज अ कंट्री हम देखेंगे तो चाइना दूसरे नंबर पर है। ओके, अब हम चलते हैं इंडिया एंड चाइना रिलेशंस। इंडिया चाइना के क्या रिलेशंस रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे अराउंड जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था। तो उससे पहले वो क्या बोल रहे कि उनके बीच जो ट्रेड हो रहा था उनके बीच सिचुएशन अच्छी थी, लेकिन इशू क्या था कि जो बीच में हिमालयन स्टेट्स हमारे नेशंस आते हैं तो चाइना अलग था और इंडिया अलग था और वहाँ पर ये हम कॉलोनाइज थे, राइट। तो उस टाइम पे इतने कोई इशू थे नहीं, लेकिन बाद में क्या हुआ, जो चाइना क्या है कम्युनिस्ट कंट्री है, अब कम्युनिस्ट क्या करते हैं, अपनी जो पब्लिक है उसको दिखाने के लिए क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नेशन में क्या बोलते हैं कि हम आपकी ग्रोथ करा रहे हैं, हम आपको लैंड दिला रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं और अपने नेबर्स को क्या करते हैं, उसके लैंड को एनकरोच करते हैं। तो सबसे पहले टिल 1962 तक सब ठीक था। उस टाइम पे क्या बोला जाता था कि हिंदी चीनी भाई भाई जैसे स्लोगन भी बोले जाते थे कि ये तो दोनों भाई भाई हैं, दोनों एक साथ इंडिपेंडेंट हुए हैं, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, आगे जाके जाएंगे, राइट। लेकिन जब 1950 में चाइना ने तिब्बत को टेक ओवर कर लिया, मीन्स आज आप मैप देखते तो उसमें लिखा होता है तिब्बत और ब्रैकेट में आपको चाइना लिखा दिखता है, राइट। तो वो क्या है, तिब्बत एक अलग अपना खुद का ऑटोनोमस रीजन होता था, लेकिन चाइना ने क्या कर लिया, उसको ओवरटेक कर लिया, उसको ज़बरदस्ती ले लिया, राइट। तो जब चाइना ने तिब्बत को ले लिया तो अब वो डायरेक्ट किसके कॉन्टेक्ट में आ गया, इंडिया के। और बाद में 1962 में जाके क्या हुआ, हमारा एक वॉर हो गया, किसके साथ, चाइना के साथ। और चाइना क्या क्लेम कर रहा था कि दो रीजंस, एक तो अक्साई चीन जो कि लद्दाख में है, ईस्टर्न लद्दाख में, और दूसरा कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश ये हमारा कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ईस्टर्न स्टेट है हमारी, और ये क्या है हमारा ईस्टर्न लद्दाख, ये इसको क्लेम करने लग गया, राइट। तो उस टाइम पर जब वॉर हुई तो हमारे जो सिचुएशन थी काफ़ी ख़राब हो गई थी, रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। बाद में क्या हुआ, अराउंड डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज वर डाउनग्रेडेड अंटिल 1976, मतलब 1962 से लेके 1976 तक देयर वाज नो डिप्लोमेटिक रिलेशंस, मतलब अराउंड 14 साल तक कोई डिप्लोमेटिक बात ही नहीं थी, ना हमारे एम्बेसडर उनके पास थे कंट्री में, ना उनके हमारे पास थे, कोई बात नहीं हो रही थी, राइट। बाद में क्या हुआ, हमारी जो लीडरशिप थी उन्होंने क्या किया और अपना कुछ चेंजेस किए, और चाइना में भी क्या हुआ 1970s में जो जाओ एनलाई, प्रीमियर जाओ एनलाई वहाँ पर उनके एक तरीके से प्रेसिडेंट बन गए। तो उन्होंने भी क्या किया कि हमें ये चीज़ें रिजॉल्व करनी चाहिए, राइट। फिर 1981 में जाके अ सीरीज ऑफ टॉक टू रिजॉल्व द बॉर्डर इशू, जहाँ पर हमारे जो राजीव गांधी थे वो वहाँ पर जाके क्या करते हैं, उनसे बात करते हैं कि हम अपने रिलेशंस को क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, राइट। अब उसके बाद कोल्ड वॉर हो जाती है, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट चेंजेस चाइना रिलेशंस। अब क्या बोल रहे हैं, जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई तो बहुत सारे चेंजेस आए हमारे उसमें, ठीक है। अब ये क्या है पॉइंट्स है, ये हैं बोथ एरियाज ऑफ कोऑपरेशन। अगर इंडिया चाइना रिलेशंस आएगा तो ये जो हमने पॉइंट पढ़े थे ये क्या थे, एरियाज ऑफ टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट। 4-5 मार्कर में अगर अब क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप 3 पॉइंट तो एरियाज ऑफ कन्फ्लिक्ट के भी लिखोगे। ये नहीं कि सब कुछ ठीक चल रहा है और ये नहीं कि सब कुछ गलत चल रहा है, तो ये कन्फ्लिक्ट के थे। अब ये है एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, क्या है कि दे हैव स्ट्रेटेजिक एज वेल एज इकोनॉमिक डायमेंशन। सबसे पहले स्ट्रेटेजिकली भी हमारी उनके साथ अच्छी चीज़ें हैं और इकोनॉमिकली बोथ व्यू देमसेल्फ एज द ग्लोबल पावर। दोनों क्या देखते हैं अपने आप को
ग्लोबल पावर देखते हैं, राइट, कि हम ग्लोबली जाके क्या कर सकते हैं, अच्छे बन सकते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, राइट। 1988 में राजीव गांधी गए और वहाँ पर चाइना में जाके उन्होंने बात करी हमारे रिलेशंस को ठीक करने के लिए। बाद में बात हुई कि हम वी विल मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, मतलब जो पहले बॉर्डर पर हुई लड़ाई वो नहीं करेंगे, राइट। हमारे एग्रीमेंट्स हुए जिस पे हमने क्या किया, कल्चरल एक्सचेंज की बात करी कि हमारे कल्चर भी एक्सचेंज करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे किसमें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जो हम साइंस और टेक्नोलॉजी हम बढ़ा रहे हैं, बना रहे हैं, आपको भी देंगे, आप भी हमें दीजिए, राइट। with इंडिया चाइना ट्रेड ग्रोइंग एट 30% पर ईयर सिंस 1999। तो आप देख सकते हो 1999 से पर ईयर 30% ट्रेड उनका बढ़ रहा है। तो ये कितना ज़्यादा हो गया है कि अगर वो 1999 में अगर उन्होंने 100 से स्टार्ट किया था तो हर ईयर 130, 161, 199 ऐसे करके वो ट्रेड बढ़ रहा है, यानी 3 साल में तो देखो वो डबल भी हो गया है ना। तो एक तरीके से क्या पता चलता है कि इन 1992 में कितना था, 338 मिलियन था, लेकिन 2006 में जाकर क्या होगा, 18 बिलियन तक हमारा ट्रेड बढ़ गया। तो ये हमारे एरिया ऑफ कोऑपरेशन क्या है कि हम ट्रेडिंग पार्टनर्स बन गए हैं बहुत अच्छे, जो कि हमें क्या कर रहा है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी में हेल्प कर रहा है। ज़्यादा इसमें हेल्प तो चाइना को ही हो रही है, क्योंकि चाइना क्या करता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें एक्सपोर्ट कर देता है, हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है तो हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, राइट। लेकिन ये भी क्या है कि एक तरीके से एरियाज ऑफ कोऑपरेशन ही है। दूसरा क्या बोल रहे हैं, मोर रिसेंटली बोथ कंट्रीज हैव एग्रीड टू कोऑपरेट विद ईच अदर। अब उन्होंने क्या किया, कोऑपरेट करने की बात करी है, जो कि पहले उनका कन्फ्लिक्ट का था, कहाँ के, सच एज बिडिंग फॉर एनर्जी डील सेट अब्रॉड। जो बिडिंग होती है, बोली लगती है कि हम एक तरीके से माइन को खरीद रहे हैं ऑयल के लिए, माइंस को खरीद रहे हैं कोल के लिए, ऑयल ड्रिलिंग के लिए हम चीज़ें जगह खरीद रहे हैं, तो उस पर भी जाके इंडिया और चाइना क्या कर रहे हैं, आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं कहीं बाहर वर्ल्ड में जाके, राइट। एंड लेकिन एक इशू जो कन्फ्लिक्ट का क्या है, वो ये बोलते हैं कि जो 1998 में इंडिया ने अपना सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जो कि पोखरन में किया था, राइट। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि ये हमने चाइना से थोड़ा डर कर ही किया था, क्योंकि हमारा जो आप मैप देखोगे वो कैसा है कि हमारे नॉर्थ में चाइना है, हमारे वेस्ट में पाकिस्तान है, ये दोनों क्या है, बिल्कुल हॉस्टाइल कंट्रीज़ हैं, और दोनों के पास क्या है, न्यूक्लियर वेपन है, राइट। तो इसलिए अपने खुद की हमें एक तरीके से सिक्योरिटी के लिए इंडिया ने क्या किया, न्यूक्लियर टेस्ट किया और उसको न्यूक्लियर आर्सेनल्स को बना लिया, राइट। तो ये भी बोला जाता है कि जो मेन रीज़न था इंडिया को न्यूक्लियर टेस्ट करने का वो था चाइना और पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल्स, राइट। तो अब ये बाद में इन्होंने लास्ट में थोड़ी बोल बच्चन की, उन्होंने बोला है कि हमारे अब जो नेशंस के रिलेशन है वो ठीक हो रहे हैं, हमारे भी प्राइम मिनिस्टर जाते हैं वहाँ, उनके प्रेसिडेंट हमारे यहाँ आते हैं, और हम क्या करते हैं, मोर प्रोस्पेरिटी की ग्लोबल कंसर्न्स की बात करते हैं, राइट। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियोज़, इफ़ यू हैव एनी डाउट ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स, राइट। सी यू लेटर।